जय शिव गोरक्ष, जय गुरु गोरक्षनाथ। प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका अभिवादन है। भाषा विज्ञान की प्रश्नमाला के तहत हम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने मुझसे ठीक से पढ़ लिया, यू आर नेवर फॉरगेट, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा मेरा मानना भी है और मुझे वरदान भी ऐसा ईश्वरीय वरदान है। प्रिय साथियों, पश्चिमी सीमा की मगही, पहली बात तो हमें ये सोचनी है कि मगही कौन सी हिंदी की भाषा है, बोली है। यह बिहारी हिंदी की एक बोली है। कौन? मगही। दिनकर इसी मगही के देन थे। कौन? मिस्टर दिनकर इसी मगही के देन थे। पश्चिमी सीमा की जो मगही है वो किससे प्रभावित है? क्योंकि मगही, मैथिली और भोजपुरी तीनों की तीनों बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। कौन सी हिंदी की? बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। तो मगही की जो पश्चिमी सीमा है वो वाला क्षेत्र भोजपुर कहलाता है और आंचलिक भाषाओं में सर्वाधिक चलचित्र भोजपुरी में बनते हैं। आंचलिक बोलियों में सर्वाधिक बोलने वालों की संख्या भी भोजपुरी में ही है। अस्तु पश्चिमी सीमा की जो मगही है वो किससे प्रभावित है? भोजपुरी से प्रभावित है। जयशंकर प्रसाद इसी भोजपुरी की देन है। भोजपुरी में वो कलाधर नाम से कविताएं लिखा करते थे, उपनाम से। बाद में वो ब्रजभाषा में आए। चित्राधार जो उनका काव्य संग्रह है वो ब्रजभाषा में है। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर वो खड़ी बोली में आए और खड़ी बोली में उनका पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम है। खड़ी बोली में प्रसाद का पहला जो काव्य संग्रह है प्रिय साथियों वो कानन कुसुम है। ओके, प्रसाद की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसका जो सही उत्तर है कुमायूनी तो पहाड़ी हिंदी की भाषा है। कहाँ? बिहार और कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ चूँकि रायपुर इसकी राजधानी है, ये कन्नौजी जो कि ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। इसलिए पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? भोजपुरी से। इसी भोजपुरी में जयशंकर प्रसाद किस नाम से लिखा करते थे? कलाधर उपनाम से लिखा करते थे। ओके। आर्य परिवार की भाषाओं का बात पर गौर करें। प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा। आप चेष्टा ही तो नहीं करते साथियों। वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस भाषा वैज्ञानिक ने की या सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था कि आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाए? ध्वनियों के आधार पर यहाँ भी भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा के विकास का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा था, भाषा वैज्ञानिक हैं। गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदुस्तानी विभाग के एचओडी रहे। इनके परम शिष्य मैटकॉफ रहे जो कि दिल्ली में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहायक रेजिडेंट हुआ करते थे। उन्होंने लिखा है कि कलकत्ता से लेकर के लाहौर तक या लाहौर से लेकर कलकत्ता तक, नर्मदा से लेकर कुमायूं तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं इस विश्वास के साथ यात्रा कर सकता हूँ
कि जिस भाषा की शिक्षा आपने मुझे दी थी उसको बोलने वाले लोग मुझे मिल जाएंगे। हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान देकर आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है मैं उसे चिरस्मरणीय रखूँगा। मैटकॉफ, सहायक रेजिडेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दिल्ली। ये कथन है मैटकॉफ ने अपने गुरुजी, इनके गुरुजी का नाम है डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट को उन्होंने एक पत्र लिखा था। तो ये हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष हैं। वान बेडके भी एक भाषा वैज्ञानिक हैं। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने की या ये विचार किस विद्वान का था? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक अस्कोली ने। प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक अस्कोली का ये गंभीर विचार था कि ध्वनियों के आधार पर आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण किया जाए। हार्नले बाद में आए हैं, हार्नले बाद में आए हैं। हालांकि भाषा विज्ञान के जनक सोसियूर हैं, भाषा विज्ञान के जो जनक हैं वो सोसियूर हैं। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर है अस्कोली। ठीक है सर। पावरी, पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पावरी, ये पावना नहीं है, पावरी है। इनमें से किस बोली से संबंध रखती है या संबंधित है? तो सही उत्तर है बुंदेली। बुंदेली भाषा की एक बोली, बुंदेली की एक बोली, दैट इज कॉल्ड पावरी, यानी बुंदेली की एक बोली है। अस्तु पावरी का संबंध किससे है? बुंदेली से। बुंदेली झांसी वगैरह ललितपुर में बोली जाती है कि बूंदेले हर बोले के मुँह से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आपने बचपन में ही सुनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 4 क्वेश्चन आपसे बातचीत को तैयार है। शासकीय प्रयोजनों यानी राजकीय क्रियाकलापों, शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होता है? यानी उस प्रदेश का हमें चयन करना है जिसको वैकेंट छोड़ा गया। जैसे जम्मू कश्मीर पर पहले बहुत सारे उपवन थे जो उस पर लागू नहीं होते थे। यहाँ पर यही बात है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 में पारित हुआ था, वो कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होता? मणिपुर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सही उत्तर है तमिलनाडु पर ये लागू नहीं होता। तमिलनाडु में तमिल जाति रहती है और तमिलनाडु के जो अगला हिस्सा है वो श्रीलंका की तरफ जाता है। रामेश्वरम तमिलनाडु में ही है। और आपके एपीजे अब्दुल कलाम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति तमिलनाडु की ही देन थे। तो ये जो अधिनियम है 1976, तो उससे तमिलनाडु को विलग रखा गया था, अलग रखा गया था। ठीक है सर। 1976 का अधिनियम किस राज्य पर लागू नहीं होता? शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम तमिलनाडु पर लागू नहीं होता। आगरा के नाम से आप केवल ताजमहल जानते हैं। आप जिनकी नई शादी हो, बाद में नौकरी लगने पर या होने वाली है, तो उनसे निवेदन है कि वो आगरा नहीं जाएं ताजमहल देखने के लिए, क्योंकि ताजमहल एक कब्रगाह है, शमशान घाट है। तो कब्रगाह को देखने के लिए एक शादीशुदा जोड़े को नहीं जाना चाहिए। 1.25 महीने तक तो वैसे ही नहीं जाते, फिर भी लोग हनीमून मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? शमशान घाट। ताजमहल एक कब्रगाह है। किसकी? मुमताज की। तो वो कोई मंदिर देवालय नहीं है कि आप वहाँ जाएं। तो आने वाली पीढ़ियों तक भी ये बात आप पहुँचाएंगे। आगरा किस बोली का अक्षेत्र है?
यानी मथुरा, आगरा, भरतपुर। तो ये प्रिय साथियों, ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है। कौन? आगरा। ठीक है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ है, छत्तीसगढ़ी का केंद्र रायपुर है और अवधी का केंद्र अयोध्या है। ओके सर। प्रिय साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के वैकेंसीज यानी पीजीटी की वैकेंसीज बहुत जल्द विज्ञापित होने वाली हैं। मैं समझता हूं कि इस बेहतरीन और मुनासिब मौके का इंतज़ार आप कर रहे होंगे। बहुत जल्द 10,000 प्लस वैकेंसीज इसकी आने वाली हैं फर्स्ट ग्रेड की, और उसमें भी सर्वाधिक जो वैकेंसीज हैं वो हिंदी विषय की। मैं ये समझता हूँ 1800 से 2000 के बीच जो पद होंगे वो हिंदी व्याख्याता यानी स्कूल लेक्चरर के होंगे। आपके सामने एक बेहतरीन मौका है घर बैठे। अगर आप मेरे पास ऑफलाइन में आके पढ़ते 1 लाख रुपए आपका खर्च हो जाता। मैं तो 1 लाख रुपए नहीं लेता, मेरी फीस तो 20,000 के आसपास, पर रहने का खर्चा, घर का काम आप नहीं कर पाते। और भारत इस समय आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। उस हालात में घर बैठे आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप मुझसे पढ़िएगा, घर बैठे बैठे पढ़िएगा, कभी भी पढ़िएगा। राइट। अस्तु आप डॉक्टर साहिल क्लासेज नाम से मेरा जो ऐप है उसे आप डाउनलोड करें। और ये ईश्वर की लीला है कि मैं भी ऑनलाइन आ गया। मेरा इरादा नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन चूंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल, आपका प्यार, बाकी लोगों का मोटिवेशंस और निवेदन और आग्रह इस बात का था कि सर आप ऑनलाइन आइएगा। अस्तु मैं ऑनलाइन आया हूँ। आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में, उसको नाम मात्र का इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ लाख रुपए खर्च हो रहे हों वहाँ 3,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम है। वो तो ब्याज भी नहीं है 1 लाख रुपए का। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड ऑनलाइन कोर्स में स्पेशल डिस्काउंट है। न्यू और ओल्ड स्टूडेंट्स को बिग डिस्काउंट, फ्री बुक्स, चाहे वो ऑफलाइन के विद्यार्थी रहे हों मेरे अथवा ऑनलाइन के विद्यार्थी रहे हों। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए हमारे यहाँ बेहतरीन कोर्स उपलब्ध है जिसके फॉर्म अप्लाई किए जा चुके हैं। हिंदी के 30+ कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन माय ऐप पर 30 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 9214964437 पर बातचीत कर सकते हैं। राइट दोस्तों, डाउनलोड माय ऐप डॉक्टर साहिल क्लासेज, प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक आपको वहाँ पर मिलेगा। अगर बाई चांस कभी ये हो कि सर इस टॉपिक को फिर पढ़ा दिया जाए तो मैं फिर पढ़ा दूंगा, पर आपको बुलंद ऊंचाइयों तक पहुंचाना मेरा काम है। राइट सर, आगे बढ़ूं? जी सर। अपने यार दोस्तों को बताइएगा, रिकमेंड कीजिएगा, संस्तुत कीजिएगा, अनुमोदित कीजिएगा कि हिंदी का बेताज बादशाह ऑनलाइन है। राइट दोस्तों? राइट सर। आगे बढ़ो? यस। छठा प्रश्न आपसे बातचीत के लिए तैयार है। अर्थ परिवर्तन भाषा में होते हैं? जी सर। अर्थ परिवर्तन शब्दों का होता है अर्थ परिवर्तन। शब्द अपना कई बार अर्थ खो देते हैं और वही शब्द, बात को समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जो शब्द कभी अच्छाई के लिए प्रयुक्त होता था, आज लोग उसको बुराई के लिए प्रयुक्त करते हैं। बड़ा अजीब देश है भारत। सर कैसे? जो लड़की बहुत सारे लड़कों से बात करती हो, जिसके बहुत सारे आशिक हों, उस लड़की को लोग आजकल ये कहते हैं कि वो तो सावित्री है।
तो जो सावित्री शब्द कभी अच्छाई के लिए प्रयुक्त होता था, आज उसका अर्थापकर्ष हो गया। अर्थोत्कर्ष नहीं, अर्थापकर्ष हो गया, अर्थापकर्ष हो गया। राइट। दुनिया का सबसे बड़ा मुनि है, ब्रह्मांड का और संसार का सबसे बड़ा मुनि है नारद, महामुनि नारद, जो कि भक्ति का प्रणेता है। इसलिए भक्ति को नारदीय भक्ति कहा जाता है। 9 प्रकार की भक्ति है, 9धा भक्ति बताई है महामुनि नारद, जो कि हनुमान जी के गुरु हैं, देवताओं के ऋषि हैं। कौन? नारद। कितनी बड़ी बात मैंने आपको नारद के बारे में कही। हे नारद महामुनि, प्रणाम स्वीकार करें, बाबा साहिलनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। उन्हीं महामुनि नारद को देखो, आजकल लोग क्या बोलते हैं, जो सर्वाधिक चुगली करता है उसको बोलते हैं कि वो तो हमारे परिवार में नारद है। अब बताओ कितना उल्टा अर्थ ये दुनिया करने लग गई। तो आजकल मैं कहता हूं हर चीज विलुप्त और उल्टी हो गई है। घोड़ों को नहीं घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, वो भी डाबर का ब्रांडेड। मैंने ऐसे ऐसे लोग हिंदी पढ़ाने वाले यूट्यूब पर देखे, आश्चर्य होता है, उनके व्यूज को देखकर भी आश्चर्य होता है। सर क्या आश्चर्य होता है? मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता, मैं ये सोचता हूँ व्यूज देखकर कि पागल कितनी संख्या में मौजूद हैं, कि पागल भारत में कितनी संख्या में मौजूद है, ये व्यूज देख करके मुझे पता चलता है कि मूर्खों का आधिक्य हो चुका है। बात को समझिए, अर्थापकर्ष। दूसरी बात, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में शामिल नहीं है। तो आप कुछ लोगों ने सावित्री का अर्थ परिवर्तित कर लिया, नारद का अर्थ परिवर्तित हो गया। किसका अर्थ परिवर्तित हो गया? रावण का अर्थ नारद का अर्थ परिवर्तित हो गया, सावित्री का हो गया, विभीषण का अर्थ परिवर्तित हो गया। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, अर्थ कई प्रकार से परिवर्तित होते हैं। एक तो संकोच के कारण, एक तो अर्थ संकोच, वो शब्द काम में नहीं लिया जाता, इसको कहते हैं अर्थ संकोच। जैसे महिलाएं कुछ शब्दों में संकोच करती हैं और उसकी जगह दूसरा शब्द बोलने लग गई कि पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जो शब्द उन्हें बोलना चाहिए था ना, वो उन्होंने नहीं बोला। इससे अर्थ परिवर्तित हो जाता है। माहवारी, मासिक धर्म के लिए भी दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करने लग गई, जिससे अर्थ बदल जाता है। तो ये संकोच की अवस्था थी। अर्थ संकोच से अर्थ परिवर्तन होता है। ठीक है। अर्थोत्कर्ष ये भी शामिल है, अर्थोत्कर्ष भी शामिल है। अर्थ संकोच मैंने आपको बताया, क्या बताया? अर्थ संकोच। राइट। कोई भी महिला ये नहीं कहती कि गर्भवती वो हो गई, वो बोलते हैं पैर भारी हो गया। तो ये अर्थ संकोच की वजह से ऐसा हुआ। अर्थोत्कर्ष यानी वे शब्द जो कभी बुराई के लिए प्रयुक्त होते थे, वे शब्द जो कभी बुराई के लिए प्रयुक्त होते थे, उनका अर्थ ऊंचा हो गया, वो उत्कर्ष को प्राप्त हो गए। अर्थ प्लस उत्कर्ष, दैट इज कॉल्ड अर्थोत्कर्ष। अब आप समझिएगा। सर ये अर्थोत्कर्ष भी समझा दें। तिल से निकलने वाले द्रव्य को, तिल से निकलने वाले द्रव्य को तेल कहा जाता था। जो केवल किससे निकले? तिल। तिल में ऐ प्रत्यय लगाने पर तेल, यानी वो द्रव्य पदार्थ जो तिल से निकले, दैट इज कॉल्ड तेल। लेकिन आज तो सरसों का भी तेल हो गया, पेट्रोल भी तेल हो गया, डीजल भी तेल हो गया, मूंगफली वाला भी तेल हो गया, जबकि तिल से निकलने वाले पदार्थ को ही तेल कहा जाता था। तो तेल शब्द का क्या हो गया? उत्कर्ष हो गया, यानी डेवलपमेंट हो गया। अर्थोत्कर्ष यानी अब हर प्रकार के तेल को, चाहे वो चमेली का ही क्यों न हो, उसको भी आप तेल कहते हैं। केरोसिन वाला भी तेल हो गया, इसको कहते हैं अर्थोत्कर्ष। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था अर्थापकर्ष, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था अर्थ संकोच। इससे भाषा के शब्दों में अर्थ परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? अर्थ परिवर्तन होता है। तो इससे तो होता है, इससे भी होता है। अर्थ विस्तार ये भी है। अर्थ का क्या हो जाना? अर्थ
विस्तार हो जाना, उसको लंबे रूप में व्याख्यायित कर देना। अर्थोत्कर्ष और अर्थ विस्तार बिटवीन माइक्रो डिफरेंस दोनों एक हैं, इनमें सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म में सु बड़ा आएगा, सूक्ष्म प्लस अंतर, तो ये क्या हो गया? सूक्ष्म अंतर। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। अर्थाभाव, अर्थ का अभाव होना, ऐसा शब्द के साथ कुछ भी नहीं होता। तो अर्थ परिवर्तन की जितनी भी दिशाएं थी उसमें शामिल नहीं है अर्थाभाव। अर्थोत्कर्ष भी शामिल है, अर्थापकर्ष भी शामिल है, अर्थ विस्तार भी शामिल है, अर्थ संकोच भी शामिल है। मैं समझता हूं कि जिन बुनियादी उदाहरणों को देख करके मैंने आपको समझाया है, आपको कोई ये बात नहीं समझा सकता, ये मेरा दावा है। पढ़ाने को तो कोई भी खड़ा होकर पढ़ाएगा, आपको सुनना ही पड़ेगा। पर जो बातें मैं एक भाषा वैज्ञानिक होने के नाते बता रहा हूं शब्दों के बारे में, जैसे अर्थ विस्तार, गुजरात में ही बापू कहा जाता था। आज लगभग पूरे भारतवर्ष के लोग बापू शब्द से परिचित हैं, तो उसका अर्थ विस्तार हो गया। सर बापू शब्द कैसे बना, मैं तो यहां तक बता देता हूं। यानी पिता एक शरीर है और शरीर को कहते हैं वपु। पिता एक शरीर है, पिता बीज होता है, माता भूमि होती है। जैसा बीज बोओगे वैसी फसल पैदा होगी। भूमि का इसमें कोई दोष नहीं होता, बीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप शंकर बाजरा बोओगे तो जमीन में शंकर पैदा होगा, देसी बोओगे तो देसी पैदा होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट पुरुष होता है, पिता चाहे स्वर्ग है, पिता ही स्वर्ग होता है, उसका शरीर ही निर्मित होता है। शंकर बोगे उसी जमीन में शंकर पैदा हो जाएगा, उसी जमीन में देसी बाजरा बोगे देसी हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप बड़े युवा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। वपु, वपु का मतलब होता है शरीर, और इस पिता का शरीर, तो वपु से एक शब्द बन गया बापू। वपु यानी बापू, वपु को क्या बोलना शुरू कर दिया? बापू। ये तत्सम है और ये तद्भव है, और ये गुजराती भाषा का शब्द है जिसने अपने अर्थ का क्या कर लिया? विस्तार कर लिया। इस प्रक्रिया को हम अर्थ विस्तार के नाम से जानते हैं। ठीक है, छठे प्रश्न के तमाम पहलुओं पर हमने बड़ी गंभीरता से विचार किया है। ओके सर, आगे बढ़ो। नंबर 7वां और बहुत ही आसान प्रश्न कि खड़ी बोली के जन्म का समय। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो ये सबसे पहला फंडामेंटल है कि खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास, यानी 1000 ईस्वी से अब तक। लेकिन अब तक तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जन्म का समय है 1000 ईस्वी। अगर आप माइक्रो जाएंगे तो ये 993 ईस्वी हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में 993 ईस्वी है तो आपको 993 कर देना है। अगर मोटे तौर पर 1000 है तो आपको 1000 ईस्वी के आसपास वाला उत्तर आपको सही करना है। ठीक है, 993 में आप 57 जोड़ेंगे तो आपके सामने विक्रम संवत 1050 आकर के खड़ा हो जाएगा। कौन आकर के खड़ा हो जाएगा? विक्रम संवत, क्योंकि 57 वर्ष का अंतर बिटवीन द ईस्वी सन एंड विक्रम संवता, 57 ईयर डिफरेंस बिटवीन द सन एंड संवत। सन में अगर आप 57 जोड़ेंगे तो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा कौन? विक्रमी संवत आकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ओके दोस्तों, ओके आगे बढ़ो। यस, आधुनिक आर्य भाषाओं, आधुनिक आर्य भाषाओं जैसे 24 हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। उस भाषा का चयन करना है जो पूर्व की बोली नहीं है, पूर्वी समुदाय की बोली नहीं है। तो बांग्ला भारत का पूर्वोत्तर राज्य ये कौन? बंगाल, आसाम और उड़ीसा। तो ये तीनों ही पूर्वी समुदाय की भाषाएं हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है
कि निम्नांकित में से कौन सी पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मराठी। ये दक्षिणी समुदाय की भाषा है। मराठी जो है जिसका उद्भव महाराष्ट्रीय भ्रंश से हुआ है, जिसका उद्भव महाराष्ट्री गुर्जरों ने, जब वो अलग हुए तो आधे गुर्जर सौराष्ट्र में रह गए, सौराष्ट्री आज गुजरात कहलाता है, और आधे गुर्जर महाराष्ट्र में चले गए। ये दो दक्षिण भारत की महाशक्तियां थी जिसकी तरफ मुगलों ने भी अपना रुख नहीं किया था। कालांतर में औरंगजेब ने दक्षिण भारत की तरफ अपना रुख किया था। औरंगजेब से पहले 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दक्षिण भारत को जीतने की योजना बनाई थी और दिल्ली की बजाय उन्होंने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा था, लेकिन वो भी दक्षिण भारत को हिला नहीं पाया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सही उत्तर है मराठी। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है मराठी। ये पूर्वी है, ये भी पूर्वी और ये भी पूर्वी। ओके, नवा प्रश्न आपसे बातचीत को तैयार। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? प्राकृत से पहले पाली है और पाली से पहले संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो जो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था यानी प्राकृत से पहले, तो यहाँ पर सही उत्तर है पाली। विकास, ये कई बार समझा चुका हूं, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। ओके सर। 10वां प्रश्न, एकाक्षरी भाषा परिवार। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य यह है कि जिसमें अन्य भाषाओं के कोई भी शब्द शामिल नहीं हो, अन्य भाषाओं का कोई समुदाय उसके साथ नहीं हो, जिसकी लिपि भी अकेली हो दुनिया में, वो चित्रलिपि है। तो एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य ये है जिसमें अन्य भाषा परिवार या द्रविड़ भाषा परिवार अथवा भारोपीय भाषा परिवार, अरमाइक कोई भी शामिल नहीं है, इंडो एशिया भी शामिल नहीं है। एकाक्षरी भाषा परिवार जिसकी लिपि चित्रात्मक है, चीनी भाषा परिवार। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य चीनी भाषा परिवार जिसकी चित्रलिपि है, आज भी जिसकी लिपि चित्रात्मक है, चित्रलिपि है, और चीन की भाषा को मंडारिनी या मंदारिनी भी पढ़ा जाता है। इंग्लिश में मंडारिनी हो जाता है, वैसे मंदारिनी है। चीनी भाषा परिवार। पहली बार कागज का आविष्कार भी चीन में 105 ईस्वी में साइलून ने किया था। पहली बार कागज का आविष्कार चाइना में 105 ईस्वी में, पूरी दुनिया में 105 ईस्वी में साइलून ने किसका आविष्कार किया? साइलून ने कागज का। कहाँ पर? चीन में। तो आप कहते हो ना मेड इन चाइना है, मैं कह रहा हूं कि हर चीज सदा से चाइना में ही बनती है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो चीज़ों के बारे में कि वो चाइना की है। चीज़ों के विकास में चाइना सदा से ही आगे है। प्रिय साथियों, आप डॉक्टर साहिल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, अपने साथियों से कराएं, ग्रुप में शेयर करें, इसको एक गुरु दक्षिणा मान लें आप। हमारे यहाँ पर यूपी, एमपी, टीजीटी एंड पीजीटी ऑनलाइन कोर्स स्पेशल डिस्काउंट और 4 मंथ की वैलिडिटी वाला भी है। वहाँ के विद्यार्थी कह रहे थे, मुझसे आग्रह कर रहे थे कि सर 4 महीने बाद यूपी की एग्ज़ाम हो जाएगी 4 मंथ, तो हमने ये शॉर्ट टर्म कोर्स उनके लिए उपलब्ध करवा दिया है। उसमें कोर्स पूरा मिलेगा, केवल वैलिडिटी को कम किया गया है और फीस को बिल्कुल कम कर दिया गया है। 1400 रुपये में हिंदी की अच्छी किताबें तक नहीं आती हैं। यही बात हमने एमपी वर्ग 2 टीजीटी हिंदी पर लागू की है, 4 मंथ वैलिडिटी और 1400 रुपये की बिल्कुल कम प्राइस पर। ये 1400 के साथ ओनली जुड़ गया है, इसलिए कई विद्यार्थी इसको 14,000 भी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए
ऐसा आप नहीं समझें, ये केवल 1400 रुपये का कोर्सेज उपलब्ध है यूपी और एमपी टीजीटी के लिए। प्रिय साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर साहिल क्लासेज का ऐप डाउनलोड करें और इस नंबर पर आप संपर्क करें 9214964437 पर। ओके दोस्तों, ओके सर। 11वां प्रश्न आपसे बातचीत के लिए तैयार है। मैं भी आपको जल्दी पढ़ा दूं क्योंकि मुझे भी धनराज ने मेरे से एक प्रॉमिस किया है कि हम आपको क्लास के ठीक बाद चाय पिलाएंगे, इसलिए मैं इसको जल्दी कर रहा हूं। वैसे मैं सलीके से ही पढ़ाता हूं, तसब्बुर से। निम्न में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है जी सर। हिंदी आप प्रश्न को ही नहीं समझ पाते कई बार तो 3 दिन बाद आपकी समझ में आता है। दुनिया भर के लोग जो पेपर सॉल्व कराते हैं उनको देखने के बाद तुम्हें समझ में आता है कि तुमसे गलती कहाँ पर हुई है। निम्न में से कौन सी हिंदी एक भाषा है, इसकी 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है सर, तो 5 उपभाषाओं में शामिल कौन सी नहीं है? पहली उपभाषा कौन सी है? पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी है। पहली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, जिसमें 5 बोलियां आती हैं। ये पहली हो गई। फिर आती है राजस्थानी हिंदी, जिसमें 4 बोलियां हैं। फिर आती है आपकी बिहारी हिंदी, जिसमें 3 बोलियां हैं। फिर आती है पहाड़ी हिंदी, जिसमें आपकी 2 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 2 बोलियां हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 क्या हैं? उपभाषाएं हैं। पहाड़ी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है। लेकिन इसमें शामिल नहीं है कौन? पंजाबी हिंदी शामिल नहीं है। 5 उपभाषाओं में कौन शामिल नहीं है? पंजाबी शामिल नहीं है। पंजाबी में केवल लहंदा और पंजाबी ही आती है, इसलिए कौन सी 5 उपभाषाओं में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है पंजाबी हिंदी। कौन सी हिंदी? पंजाबी हिंदी। ओके, ओके सर। हिंदी एक भाषा है जिसकी 5 क्या है? उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? पंजाबी हिंदी इनमें शामिल नहीं है। पहाड़ी हिंदी है, बिहारी हिंदी जिसकी मैथिली, मगही और भोजपुरी हैं, राजस्थानी हिंदी की 4 हैं बोलियां, और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां। और नंबर 5 पर पूर्वी हिंदी, नंबर 5 पर पूर्वी हिंदी जिसकी 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये हैं। तो कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर हो गया पंजाबी हिंदी। ठीक है सर। भाषा विज्ञान की दृष्टि में द लैंग्विस्टिक्स या द लैंग्वेज साइंस, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ है? प्रयत्न लाघव का अर्थ ये है कि आप अक्सीर बोलोगे तो आपको जोर आएगा, और जोर तो हिंदी के विद्यार्थी क्या बताएं कि आप अक्षीर बोलोगे तो आपको जोर आएगा, इसलिए आप प्रयत्न लाघव से इसको क्या बोल देते हो? खीर। अब खीर बोलने में आपको जोर नहीं आएगा। हस्त बोलने में आपको जोर आएगा, इसलिए आप सीधा बोलते हो हाथ। जुकाम बोलने में आपको जोर आएगा, इसलिए सीधा बोल देते हो जुखाम। तो ये प्रयत्न लाघव है कि आप अक्सीर नहीं बोलना चाहते, क्या बोल दिया? खीर। आप हस्त नहीं बोलना चाहते, क्या बोल दिया? हाथ। क्या बोल दिया? हाथ। आप ब्रोदर नहीं बोलना चाहते, क्या बोल दिया? ब्रो। ब्रो क्या कर रहे हो? आजकल ये शब्द प्रचलन में है कि और ब्रो क्या कर रहे हो। इस प्रक्रिया को भाषा विज्ञान में कहते हैं उच्चारण की सुविधा। भाषा विज्ञान की दृष्टि में
पर्येतन लाघव का अर्थ है लांग जाना। आप अच्छी जो ध्वनि है उसको आप लांग जाते हैं और उसकी जगह खराब ध्वनि को इस्तेमाल कर लेते हैं। लाघव का मतलब है लांग जाना। क्या कर जाना? लांग जाना किसी चीज को। जैसे आप छोटे बच्चे थे ना, तब आपके ऊपर से कोई गुजर जाता था तो आप बोलते थे उल्टा मैं छोटा रह जाऊंगा, हाइट छोटी रह जाएगी, वो लांग जाता था। ऐसे ही शब्दों को जब कोई व्यक्ति लांग जाता है तो इसे उच्चारण की सुविधा के लिए वैसा करता है और ये दोष है। ये मानक भाषा के लिए एक दोष पैदा हो जाता है। भाषा दोषपूर्ण हो जाती है, शब्द दोषपूर्ण हो जाते हैं। संस्कृत में ऐसा नहीं होता, उसमें जो है आपको वही बोलना पड़ेगा। बाकी आजकल अंग्रेजी में भी पर्येतन लाघव हो गया, आई लव यू को इलू इलू कर दिया। मैं समझा रहा हूँ आपको, ये पर्येतन लाघव है। ये क्या है? पर्येतन लाघव है। बायोलॉजी को बायो से तो बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं, लेकिन ये पर्येतन लाघव का परिसीमन है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो आपने या तो भोलानाथ तिवारी का नाम सुना, ये तो भाषा वैज्ञानिक है। जयशंकर प्रसाद एक कवि है। अच्छा, आपको लगेगा कि बाकी लोगों का तो आपने नाम ही नहीं सुना, तो क्या इनकी मम्मी की गलती थी क्या जो इनको पैदा किया? ये गलती आपकी है कि आप अच्छे लोगों को नहीं जानते। आप गुंडा टाइप के लोगों को ज्यादा जानते हैं। उनके तो आजकल गीत बन गए, गुंडों के तो उन पर आधारित गीत है, नाचती हैं उन पर लेडीज, मैंने देखा है। और मेरे जैसे जिन्होंने सबसे कम उम्र में डॉक्टरेट किया, मैंने राज विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे कम उम्र में पीएचडी किया, मेरे ऊपर तो किसी ने कोई गीत नहीं बनाया। लेकिन गुंडों पर आजकल क्या गीत हैं, जो जेल में जाके बाहर आता है तो स्टेटस लगाते हैं शेर बाहर आ गया, तो फिर गया ही क्यों था? अगर शेर ही था तो फिर गया ही क्यों था? या तो मरता या मारता, अगर असल शेर था तो गया ही क्यों था? तो आजकल गुंडों की सभ्यता को ज्यादा विस्तार मिला है, गुंडई को ज्यादा विस्तार प्राप्त हुआ है। आप अच्छे लोगों को जानिए। कई लोग कहते हैं हमने तो साहिल सर का नाम ही नहीं सुना। मैं पूछता हूं सलमान खान का सुना था? बोला हाँ। सलमान खान आपको कुछ नहीं दे सकता है, वो आपकी जेब से 500 रुपए ले सकता है, लेकिन हम आपको जिंदगी भर की रोटी दे सकते हैं। इतना आप याद रखिए। तो आप, हम जो रियल हीरो हैं, रियल हीरोज को आप याद रखिए। वो रील के हीरो हैं, हम रियल हीरो हैं। हमारे यहाँ रीटेक नहीं होता। वो जो फिल्में बनाते हैं ना 3 घंटे की, उसके लिए बार बार रीटेक करते हैं। उनको ना ढंग से बोलना आता, न करना आता। एक एक डायलॉग का 50-50 बार रीटेक होता है। हमारे यहाँ रीटेक नहीं होता। और डॉक्टर साहिल ने कभी भी अपनी क्लास को एडिट नहीं करवाया। आप इस बात पर आप गौर करेंगे, दुनिया का पहला व्यक्ति है पढ़ाने वालों में जिसने अपनी क्लास को कभी एडिट नहीं करवाया, याद रखिएगा। बाकी हिंदी पढ़ाने वाले गलत पढ़ाते हैं, फिर उसको काट छांट कर करा के अपना वीडियो अपलोड करते हैं। यहाँ कभी ऐसा नहीं होता। चाहे आप जांच करवा लेना कि वीडियो का पता चल जाता है कि कहाँ पर वीडियो एडिट हुआ है। डॉक्टर साहिल ने कभी वीडियो एडिट नहीं किया। आप इसकी फॉरेंसिक जांच भी करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, ओके। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने द्रविड़ भारती को पीएचडी कराया। हिंदी भाषा के विकास का इतिहास जो बेहतरीन करती है वो धीरेन्द्र वर्मा की। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हिंदी की जो लिपि है वो रोमन कर दी जाए। ये बंगाल के हैं, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी हैं। इनका ये प्रस्ताव था संविधान सभा के समक्ष कि देवनागरी की जगह हिंदी की जो लिपि चेंज कर सकते हैं। लिपि से कोई फर्क नहीं पड़ता, रोमन लिपि कर दें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो देव लिपि नहीं थी। जैसे आप रोमन में तो लिखते हो कि मैं जा रही हूं, अंग्रेजी में आप टाइप करती हो, हिंदी लिखती हो, लेकिन लिपि तो रोमन हो जाती है आपके व्हाट्सएप पर। राइट सर। तो सुनीत कुमार चटर्जी भी भाषा वैज्ञानिक हैं। भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान लिखा है।
तो यहाँ सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद एक कवि और साहित्यकार हैं, एक कवि और साहित्यकार है बस। तो यहाँ पर सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। डॉक्टर साहिल सर भाषा वैज्ञानिक भी हैं, व्याकरणवेत्ता भी हैं, पत्रकार और जनसंचार के ज्ञाता भी हैं। ये सारी डिग्रियां मेरे पास, साहित्य के भी ज्ञाता हैं, पत्रकारिता के भी ज्ञाता हैं, भाषा विज्ञान के भी ज्ञाता हैं, यानी हर काव्य शास्त्र के भी, हर चीज की मेरे पास ओरिजिनल ऑथेंटिक डिग्री है। मैं ये रट के नहीं पढ़ाता कोई भी चीज। कभी मेरी डिग्रीज पर आपसे बातचीत की जाएगी कि बाकी लोगों के कभी पत्रकारिता रही नहीं, वो लोग भी जनसंचार पढ़ा देते हैं, तो क्या कर सकते हैं। खैर आते हैं बात पर। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? बड़ा सरल उत्तर है संस्कृत से। 70% शब्द संस्कृत से आए हैं, जिन्हें आप तद्भव के नाम से जानते हो। किससे? तद्भव के। और संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द आप काम में लेते हो, उनको तत्सम कहा जाता है। तो सर्वाधिक शब्द तद्भव, उसके बाद तत्सम, दोनों ही संस्कृत के हैं। इसलिए हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द किससे आए हैं? संस्कृत से आए हैं। ओके ओके सर। देवनागरी तो लिपि है दोस्तों। हाँ सर। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को, ज्ञान और विज्ञान बहुत ही बेहतरीन बात है। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? बात को समझिएगा। डॉक्टर जब दवाई वगैरह लिखता है तो आप सोचते हो कि डॉक्टर को इंग्लिश आती है। डॉक्टर को इंग्लिश नहीं आती, ये मेरा दावा है। इंग्लिश आती तो अंग्रेजी का प्रोफेसर होता है ना, उसे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है। और जो जयन और आईएन होते हैं बिजली विभाग में, उनको भी इंग्लिश नहीं आती। वो जो शब्दावली बोलते हैं वो अभियांत्रिकी की शब्दावली बोलते हैं, बाकी उनको भी नहीं आती। डॉक्टर जो शब्दावली बोलते हैं वो मेडिकल साइंस की शब्दावली बोलते हैं। आर्मी वाले जो शब्दावली बोलते हैं वो डिफेंस की शब्दावली बोलते हैं, उनको भी ढंग से इंग्लिश से नहीं आती। अगर उनको ही आएगी तो हम जैसे लोग क्या करेंगे फिर? तो अब आप समझिए, वो जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं वो एक विशेष फील्ड की शब्दावली होती है। जैसे डॉक्टरों ने ऐसे लिख दिया, ये इंजेक्शन है, ये कोई विशेष बात नहीं है। डॉक्टर ने लिख दिया ऐसे, डॉक्टर को तो इसका भी नहीं पता होता कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ हम उसको बताते हैं, ये RX नहीं डॉक्टर साहब, ये PX है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रिस्क्रिप्शन। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन। वो प्रिस्क्रिप्शन को सही लिख ही नहीं सकते, अंग्रेजी में लिखेंगे पूरा, तो वो ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं। फिर नीचे उनको टैबलेट की स्पेलिंग नहीं आती तो टैब, फिर कैप, कैप्सूल, फिर इंजेक्स, SYP यानी सिरप, उनको सिरप की सही स्पेलिंग नहीं आती। तो अब समझेंगे आप बात। ठीक है सर। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली उनको आती है, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती, उनको हिंदी भी ढंग से नहीं आती। इसलिए ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड पारिभाषिक शब्दावली। वो किसी फील्ड विशेष की शब्दावली होती है और आपको गलतफहमी होती है कि उनको ये चीजें आती हैं। ऐसा कदापि नहीं है। मैं कहता हूं कि इंजीनियर को ट्रांसफॉर्मर की इंग्लिश को सही स्पेलिंग में नहीं लिख सकता। कई बार तो वो इंजीनियर होता है, इंजीनियर की स्पेलिंग तक उनको नहीं आती है। ठीक है, आप बात को समझ गए होंगे। और आपको आर्ट की तो आती है, BA बैचलर ऑफ आर्ट, लेकिन आप बैचलर की स्पेलिंग सही नहीं लिख पाते। आप ग्रेजुएट हो, आपको ग्रेजुएट की नहीं आती। बड़ा विचित्र ये देश है। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को हम पारिभाषिक शब्दावली के नाम से जानते हैं। कोर्ट की पारिभाषिक शब्दावली अलग होती है, डिफेंस रक्षा अकादमी की अलग होती है, इंजीनियरिंग की अलग होती है, चिकित्सा विज्ञान की अलग होती है, अभियांत्रिकी विज्ञान की अलग होती है। तो इस प्रकार की ये शब्दावली हैं। आगे बढ़ता हूं।
प्रिय साथियों, हमारी जो 3 प्रमुख पुस्तकें हैं उनको आप मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य का प्रश्नात्मक इतिहास, सुबोध हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र भारतीय एवं पाश्चात्य, जनसंचार सहित, ये मेरी डिग्रीज हैं, इन पर कभी बातचीत की जाएगी। आप व्हाट्सएप पर भारतवर्ष में कहीं भी हों अपना एड्रेस भेजिएगा, इस नंबर पर दिए गए दूरभाष नंबर पर आप बात करें। आपको ये बुक्स अगर आपकी आरजू है, इच्छा है तो उपलब्ध हो जाएंगी। ओके दोस्तों, ओके सर। पारिभाषिक, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है। अगर आप अभियांत्रिकी में हैं तो अभियांत्रिकी की अलग है, आप चिकित्सा में चिकित्सा की अलग है, आप रक्षा अकादमी में रक्षा अकादमी की अलग है, आप कोर्ट में कोर्ट की अलग है, आप पीएमओ में पीएमओ की अलग है। तो पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए? छात्रों के लिए नहीं है, जनसाधारण के लिए नहीं है, बहुसंख्यक लोगों के लिए भी नहीं है। ज्ञान की किसी एक शाखा, चाहे वो कोई सी भी शाखा हो, अभियांत्रिकी हो, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए पारिभाषिक शब्दावली इनके निमित्त होती है। मैं समझता हूं कि ये प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है, कोरिलेट कर रहा है, आप ठीक से इसको समझ गए होंगे। ओके सर। 17वां प्रश्न। अब सवाल ये पैदा होता है कि न तो डॉक्टरों को आती, न इंजीनियरों को आती, और न जजेज को आती शब्दावली वो, तो उनका निर्धारण कौन करता है? पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? कवि या साहित्यकार, राष्ट्रपति या समाज भाषा वैज्ञानिक? इनका निर्धारण हम जैसे लोग करते हैं कि यहाँ उपयुक्त शब्द इसके लिए कौन सा होगा। बाकी किसी को भी ये इस सत्य से परिचित नहीं होते हैं। हर शब्द की अपनी उपज होती है, हर शब्द का अपना अर्थ है। शब्द यदि शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है, शब्द यदि शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है। ओके, सही उत्तर भाषा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य क्या है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? पहले तो आप विज्ञान को समझो सर, विज्ञान, तब आप किसी तथ्य पर आएंगे। अगर कुनेन की टेबलेट माधुरी दीक्षित को दी जाए तो भी उतना ही असर करेगी और आपको दी जाए तो भी उतना ही असर करेगी। वो टेबलेट मना नहीं करेगी और वो उतनी कड़वी लगेगी जितनी कि करीना कपूर को लगेगी। ठीक है, इसका तात्पर्य ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य है ऑब्जेक्ट, वस्तुनिष्ठ शैली, जो न तो अलंकारिक होती, न सामासिक होती, न लाक्षणिक। ये ऑब्जेक्ट पर काम करती है। वैज्ञानिक शैली हमेशा ऑब्जेक्ट पर काम करती है। अगर डिफेंस का अर्थ रक्षा होता है तो रक्षा ही होगा, हर जगह पर क्या होगा? रक्षा ही होगा। राइट। ऑब्जेक्टिव का अर्थ अगर वस्तुनिष्ठ होता है तो वस्तुनिष्ठ ही होगा। यानी वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य उस शैली से है जो कि वस्तुनिष्ठ है, जो न तो लाक्षणिक होती, न सामासिक होती, न अलंकारिक। उसका जो वास्तविक अर्थ है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जो अभिधा में उसका अर्थ है, किसमें? अभिधा में, वही उसका अर्थ होगा। ओके सर। कोई भी बोली या भाषा मान्यता प्राप्त करने पर हो जाती है, तो ये शब्द है दुरूह। आपको ये ठीक किया, ये उत्तर नहीं है। कोई भी बोली या भाषा मान्यता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है? भावपूर्ण नहीं, भावपूर्ण तो पहले भी होगी, सरस तो अगर है तो पहले होगी, सरल हो जाती है। सर, मान्यता प्राप्त होने पर सरल कैसे हो जाती है? क्योंकि फिर वो पाठ्यक्रम में शामिल हो जाती है। पाठ्यक्रम में शामिल हो जाती है तो अधिकाधिक लोगों तक पहुंचती है और लोगों को उसका अर्थ समझ में आने लग जाता है। इसलिए बड़ा ही डिफिकल्ट प्रश्न है कि कोई भी बोली या भाषा मान्यता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है? सरल। जैसे अंग्रेजी आपको नहीं आती, पर उतनी अंग्रेजी आती है सामान्य तौर पर कि आप समझ जाएंगे। तो ये कब समझे? जब किसी चीज को पाठ्यक्रम में मान्यता दी गई। धीरे धीरे वो भाषा क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। जब उसको मान्यता प्राप्त होती है तो मान्यता का अर्थ ये होता है
कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या उच्च शिक्षा में उसको पढ़ाया जाता है। और जब आप कोई चीज पढ़ाओगे या पढ़ोगे, आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपके लिए हिंदी अभी क्या हो रही है, सरल हो रही है। ठीक है सर। व्यवहार के आधार पर भाषा का आप व्यवहार करते हैं, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये वो नहीं है तत्सम तद्भवदेशज। व्यवहार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य शब्द या सामान्य शब्दावली, ठीक है, और दूसरे होती है तकनीकी शब्दावली। तकनीकी शब्दावली जो जिस फील्ड में होता है उसी फील्ड के शब्दों का प्रयोग करता है। आप फौजी की शब्दावली से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये फौजी है, चाहे उसने ऐसी कटिंग नहीं करा रखी है स्लोप, लेकिन वो ऐसे शब्द काम में लेता है कि फलानी रेजिमेंट वहां जा रही है, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी वैसी क्या होती है, शब्दावली होती है। फौजी की अलग ही शब्दावली कई बार होती है। अच्छा, जब कोई भी टीचर या किसी भी पेशे का व्यक्ति जब छुट्टी जाता है तो ये बोलता है मैं 2 दिन की छुट्टी आया हूं, लेकिन फौजी बोलेगा मैं 2 नाइट की, क्योंकि उसके लिए नाइट का महत्व होता है। तो ये बड़े विचित्र मैंने शोध किया है इस मामले को लेकर के कि व्यवहार के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर नहीं। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार की शब्दावली, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। यहां पर ये बातचीत नहीं हो रही, यहां पर व्यवहार, प्रयोग, इंप्लीमेंट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई, जो भारत की प्राचीन लिपियों में शामिल है, और अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी मिलते हैं। ब्राह्मी और खरोष्ठी भारत की 2 प्राचीन लिपियां हैं, तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति भी किसी न किसी से हुई होगी। तो चित्रलिपि तो चीन की ऐसे नहीं हुई, किलाक्षर लिपि से भी नहीं हुई, ब्राह्मी तो अलग है, इसलिए अरमाइक लिपि से। सही उत्तर है खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई, अरमाइक लिपि से। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। प्रयोजन मूलक, प्रयोजन मूलक भाषा का संबंध है। प्रयोजन, अगर आप चिकित्सा विज्ञान में है तो उसके प्रयोजन में आने वाली शब्दावली आपको आनी चाहिए, राइट। अगर आपने नकली डिग्री ले ली नर्सिंग की, नर्सिंग ऑफिसर बन गए, और डॉक्टर ने कहा कि स्टेथोस्कोप लेके आओ, अब आप पूछ रहे हो क्या, तो थप्पड़ मारेगा डॉक्टर, क्योंकि आपको वो शब्दावली आनी चाहिए जिससे आप अपना जीवन यापन करते हैं, राइट। ऐसे ही तो पकड़े जाते हैं कई लोग। तो जो प्रयोजन, जो आप काम करते हैं ना, वो शब्दावली तो आपको आनी चाहिए। अगर मैं पूछूं हिंदी वाले से आचार्य शुक्ल, तो वो हिंदी वाला विद्यार्थी अगर ये बोले कि सर आचार्य शुक्ल कौन था, तो ऐसे के 2 गालों पर लगातार थप्पड़ लगाया जाना चाहिए। प्रयोजन मूलक जो काम आप करते हैं, भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है, यानी जिस फील्ड से आप अपनी जीविका चलाते हैं, जीविका प्लस उपार्जन, दैट इज कॉल्ड जीविकोपार्जन। जैसे डाउनलोड एक शब्द है, लेकिन डाउनलोड शब्द हिंदी में थोड़ी है, डाउनलोड का मतलब है वीडियो से, तो ये तकनीकी शब्दावली है, ये अलग शब्दावली है। 2 GB 4 GB डाउनलोड करना, एडिट करना, ये अलग प्रकार की शब्दावली है। तो यहां पर सही उत्तर है ये वाला। आगे बढ़ता हूं। इतिहास के प्रति 23वां प्रश्न, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या रहा है या क्या है, आप इसको ऐसे समझें। आप इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं भारतीय लोग। प्रिय साथियों, बाबर ने अपने 500 भूखे सैनिकों को कहा था कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं। काबुल से 500 भूखे सैनिकों को लेकर चला था कौन, बाबर, जो कि एक मंगोलियाई सैनिक था, और 500 भूखे सैनिकों को लेकर चला था कहां से, काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी, कि खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। हिंदुस्तान को जीत लो, बाबर के मुकद्दस तराजू की कसम, जो मांगोगे अता किया जाएगा। जो मांगोगे क्या किया जाएगा, अदा नहीं, अता किया जाएगा। कहने का तात्पर्य, और ये कहा कि हमें काफिरों से लड़ना है तो धर्म के नाम पर लड़े। इसलिए धर्म का जो संबंध है हर युद्ध से रहा है,
धर्म का संबंध युद्ध से। यहूदी इज़राइल जो है वो मुसलमानों से लड़ता है और मुसलमान यहूदियों से लड़ते हैं, इसलिए इतिहास के बीच में जो संबंध होता है वो अध्यात्म का होता है। इसलिए इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहा है। क्या रहा है? आध्यात्म परक। इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये आध्यात्म परक रहा है। इतिहास के प्रति भारतीय ही नहीं, बाकी देशों का दृष्टिकोण भी यूरोप को छोड़कर आध्यात्म परक रहा है। इतिहास के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा है? आध्यात्म परक रहा है। ओके दोस्तों, ओके। तो ये हुई आज की क्लास। मैं आपका डॉक्टर साहिल गुर्जर आप सबका फिर से अभिवादन करता हूं और ये सोचता और समझता हूं और महसूस करता हूं कि आपने ठीक से समझा होगा। ओके दोस्तों।